कल से खबर गर्दिश कर रही है कि शायद इमरान खान साहब के खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज हो जाए। अब इमरान खान साहब ने किस शख्स को कत्ल किया और क्या ये एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल सुबह 9:30 बजे कोयटा शहर में एक वकील साहब का कत्ल हो गया और इन वकील साहब का नाम है अब्दुल रज़ाक शर और ये घर से अदालत जा रहे थे कल सुबह 9:30 बजे। और जब ये घर से निकले तो रास्ते में इनके ऊपर बाकायदा घात लगाई गई और इनकी गाड़ी को दोनों साइडों से गोलियां चलाई गई इनकी गाड़ी के ऊपर और 15 बुलेट्स जो हैं वो इनके जिस्म से टकराई और कुछ बुलेट्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर लगीं और अब्दुल रज़ाक शर साहब वहीं पे मौके पे शहीद हो गए, इंतकाल कर गए। और उसके बाद जब पुलिस आई फिर उनकी डेड बॉडी ली गई, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो उसके बाद ये ख़बर फैलनी शुरू हो गई कि अब्दुल रज़ाक शर साहब सिर्फ आम किस्म के वकील नहीं हैं, बल्कि ये वो वकील हैं कि जिन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे रखी थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दरख्वास्त पे आज यानी जिस वक्त ये आप व्लॉग सुन रहे हैं, आज के दिन इसके ऊपर कार्रवाई होनी थी। आज के दिन इस पे समाअत थे। तो इस समाअत से एक दिन पहले इन्हें बाकायदा घात लगा के कत्ल कर दिया गया। तो ये कत्ल जो है वो ज़ाहिर है आम कत्ल नहीं है, इसकी कोई ना कोई वजह है कि क्यों अब्दुल रज़ाक शर साहब को इस तरह मारा गया। और जब ये ख़बर गर्दिश करने लगी, टिकर्स चले, कुछ ख़बरें टेलीविज़न चैनल्स पे आईं, तो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ साहब टेलीविज़न स्क्रीनों पे आए और वहाँ पे उन्होंने बैठ के ये कहा कि इस कत्ल के जो ताने बाने हैं वो इमरान खान साहब से मिलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और इनकी पार्टी अब आम पार्टी नहीं है, सियासी जमात नहीं है, एक दहशतगर्द तंजीम है। और ये बाकायदा इन्होंने इन लोगों ने टारगेट करके अब्दुल रज़ाक शर को गोली मारी और ये बताया गया कि ये दहशतगर्दी नहीं है, ये इमरान खान साहब की तरफ से दहशतगर्दी है और इमरान खान साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। और अता तारड़ साहब ने यह भी डिक्लेयर किया कि अब इनके ख़िलाफ़ एफआईआर होने वाली है या इनके ख़िलाफ़ एफआईआर करवाई जाएगी और इन्हें कत्ल का मुल्ज़म डिक्लेयर किया जाएगा। और ये बगावत फैला रहे थे, ये दहशत फैला रहे थे, ये दहशतगर्द हैं, ये सियासतदान नहीं है। तो अता तारड़ साहब की तरफ से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या ये बयान जब सामने आया तो उसके बाद ज़ाहिर है ऑब्वियस होगी हर चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट का एक इंतहाई सीनियर आदमी और जो गवर्नमेंट का माउथ पीस भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तर्जुमान भी है और जो मामले खसूसी है प्राइम मिनिस्टर का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर किसी लीडर के बारे में ये कह रहा है कि हमें यकीन है कि ये कत्ल जो है वो इमरान खान साहब ने करवाया, तो फिर उसके बाद तो फिर गुंजाइश नहीं बचती। फिर ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट का व्यू ये है कि गवर्नमेंट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल को इमरान खान साहब के खाते में डालना चाहती और उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये कत्ल की एफआईआर दर्ज हो। अब अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब के ऊपर ये केस भी पड़ जाएगा और इमरान खान साहब को या तो साबित करना पड़ेगा कि मेरी इसके अंदर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, या फिर गवर्नमेंट को साबित करना पड़ेगा कि जनाब आपने ये कह दिया था कि ये कत्ल करने वाले ये हैं और आपने फौरी तौर पर 2-4 घंटों के अंदर ही फैसला कर लिया था कि इमरान खान साहब ने साजिश की, इमरान खान साहब ने बंदे अरेंज किए, खान साहब ने वेपन अरेंज किए, खान साहब ने गोलियाँ अरेंज की और खान साहब ने बाकायदा घात लगवा के उस वकील को कत्ल करवा दिया जिसने दरख्वास्त दे रखी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास या तो मेरा ख्याल है बहुत तेज़ किस्म के मौक़लात हैं जो इन्हें फ़ौरन बता देते हैं कि किसने क्या किया, और या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको गवर्नमेंट ने ग्रैब करने की कोशिश की है कि अब इमरान खान साहब ज़ाहिर गड्ढे में गिरे हुए हैं तो इनके साथ ये हरकत भी कर दी जाए, इनके खिलाफ ये केस भी बना दिया जाए और इन्हें एक कत्ल के केस में भी गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब ऑब्वियस हो गया है कि इमरान खान साहब को सिर्फ 9 मई का केस नहीं भुगतना बल्कि उन्हें अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का केस भी भुगतना है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री याद रखिएगा कि बड़ी खौफनाक है। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी किस्म के एक कत्ल के केस के अंदर फांसी दे दी गई थी। अब अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये कत्ल का केस बन जाता है और इनसे इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक मिल जाता है या फिर कोई शख्स गिरफ़्तार होने के बाद ये कमिट कर देता है, ये एतराफ़ कर देता है कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि जाओ जाके अब्दुल रज़ाक शर को मार दो, कत्ल कर दो, तो फिर इमरान खान साहब के लिए खासा पहले से जो मुश्किल हालात हैं वो मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब सूरत हाल अजीब सी है
कि मुझे बाज़ औक़ात इमरान खान साहब बड़े मज़लूम लगते हैं। आप यकीन करें कि तमाम तर इनकी हरकतों के बावजूद, जो कुछ इन्होंने किया उसके बावजूद मुझे ये इतने मज़लूम लगते हैं कि ये बेचारे इतने मुश्किल मसाइल का शिकार हो चुके हैं, इतने मुश्किल हालात का शिकार हो गए हैं कि अब इनके ऊपर कत्ल के केस भी बनने शुरू हो गए। तो अब अगर इस सारे जारी सूरत हाल का तजिया किया जाए तो फिर हमें फ़िरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं उनकी बातों पर यकीन करना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। वो बार बार टेलीविज़न पे बैठ के ये कह रही हैं कि इन सब के पीछे बुशरा बीबी हैं, और उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी ने मैस्मराइज़ कर रखा था इमरान खान साहब को, और जो फैसला कैबिनेट के अंदर भी होता था, जब वो जाके बुशरा बीबी से डिस्कस करते थे तो अगले दिन उस फैसले से इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते। और हम सब बड़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते थे कि हमने कितनी डेलिब्रेशन की, हमने किस तरह एक्सपर्ट से राय ले, और किस तरह 5-6 घंटे के बाद बैठ के हमने ये फ़ैसला किया था, और फिर ओवर द नाइट ये केस, ये जो इशू है उसको यू टर्न दे दिया गया, और अब इमरान खान साहब इस अपने पुराने फ़ैसले को ऑन करने के लिए तैयार हैं। तो फ़िरदौस आशिक अवान साहबा का ये दावा है कि बुशरा बीबी जो है वो पूरी तरह हावी थे इमरान खान साहब के ऊपर, और हर जो मामला था वो इमरान खान साहब उसका फ़ैसला नहीं करते थे, बुशरा बीबी करती थी, और बुशरा बीबी इस्तिखारे से करती थी, और उसमें अगर कोई चीज़ ठीक निकल आती तो कहते ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं निकलती थी वो कहते थे नहीं, और उसके बाद इमरान खान साहब उस इशू को यू टर्न देने पे मजबूर हो जाते थे। बल्कि उनका ये दावा भी है फ़िरदौस आशिक अवान साहबा का कि एक नेक्सिस था, 3 लोगों का एक ट्राइका था, और इस ट्राइके की बुनियाद पे काम चलते रहे। और वो ट्राइका ये था कि जनरल फैज़ हमीद साहब कुछ इंफॉर्मेशन देते थे बीबी को, और बीबी वो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को देती थी, और उसके बाद जब वो वाक़या उसी तरह हो जाता था तो प्राइम मिनिस्टर का यकीन ज़्यादा डेवलप हो जाता था। वो कहते थे कि मेरी बेगम जो है वो वाकई मुर्शद है, और उसको बाकायदा ऊपर से पैगामात आते हैं और 100% सच साबित होते हैं पैगाम, तो उनका यकीन मजबूत होता चला गया। और इस यकीन की वजह से पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल पैदा हुए कि अब पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है। और फ़िरदौस आशिक अवान साहबा का ये भी कहना है कि ये जो 9 और 10 मई के वाक़यात थे इसके पीछे भी बुशरा बीबी हैं। अब दावा कर रही हैं फ़िरदौस आशिक अवान साहबा कि वो इमरान खान साहब को इतना पैलूट कर दिया था उन्होंने कि इमरान खान साहब उस लेवल पे चले गए कि वहाँ से वापसी अब उनके लिए मुमकिन नहीं थी। तो इमरान खान साहब को जो इस नहज पे पहुँचाया, जिस तरह दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, तो उसके पीछे भी बुशरा बीबी हैं। तो अब अगर इन सारी सूरत हाल को, सारे हालात को देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि बुशरा बीबी जो है वो हावी थी इमरान खान साहब पे, और जो बुशरा बीबी का हुक्म होता था इमरान खान साहब उसके मुताबिक काम करते थे। और अब उसका ये नतीजा निकल रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल के केस भी बन रहे हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का केस भी बन रहा है, और इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ स्पेशल कोर्ट्स के अंदर केस भी चलने शुरू हो जाएंगे, और इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाएगी। तो अब सवाल फिर वही है कि इमरान खान साहब इस चुंगल से निकलेंगे कैसे? क्या आने वाले दिनों में ये अपनी पार्टी को बहाल कर सकेंगे? क्या ये अपनी जो प्रेस्टीज है उसको रिवाइव कर सकेंगे? और ये जो आज से 1 महीना पहले तक इमरान खान साहब की जो पोजीशन थी, पॉलिटिकल पोजीशन थी पाकिस्तान में, क्या ये उसे दोबारा अचीव कर सकेंगे? तो ये अब एक बड़ा मोज़ा ही हो सकता है, और उस मोज़े की बुनियाद पे इमरान खान साहब रिवाइव कर सकते हैं। वैसे सरदस्त जो हालात हैं वो तो ये अपने मुँह से बोल रहे हैं कि अब इमरान खान साहब के लिए शायद इक़्तिदार की मसनद इतनी आसान नहीं होगी। ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाए पाकिस्तान में, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए तो वाकई पूरा पाकिस्तान पार निकला है, और फिर गिरफ़्तार करने वालों को महसूस हो कि अगर इमरान खान साहब के सामने हम बोट डाउन ना हुए, हमने इमरान खान साहब के इक़्तिदार को तस्लीम ना किया, हमने इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को तस्लीम ना किया, तो फिर हमारे लिए पाकिस्तान में रहना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर तो ये मुआवजा हो गया तो फिर तो हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा वापस आ जाएं, लेकिन अगर ये मुआवजा नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब की वापसी अब इतनी आसान नहीं होगी। और ये याद रखें कि अब मुआवजा मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता। वैसे तो कुदरत कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर गिविंग जो सर्कमस्टांसिस उनको देखा जाए तो इमरान खान साहब की वापसी के चांस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर पॉलिटिक्स में वापस आना है तो उन्हें इलेक्टेबल्स भी चाहिए, और अब 258 इलेक्टेबल्स जो हैं या इनकी पार्टी के जो मेन लोग थे वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। दूसरा, आपको उम्मीदवार भी चाहिए जिनके ज़रिए आपने इलेक्शन लड़ना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उम्मीदवार पीटीआई का टिकट हासिल करेगा, और अगर हासिल करेगा तो वो इलेक्शन भी लड़ सकेगा, क्योंकि उससे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐन वक्त रातों रात उसे महकमा ज़राअत के काबू आ गया, और महकमा ज़राअत ने उसे कह दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उसने माजत कर ली, तो फिर ज़ाहिर इमरान खान साहब इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, पीटीआई वोट कैसे हासिल करेगी? और इसके साथ साथ अगर
ये सब कुछ भी हो जाए तो फिर इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए ठीक ठाक टकराना पड़ेगा। तो क्या ये टकरा सकेंगे? फिर इनकी पार्टी जो 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है, क्या वो सारे हिस्से दोबारा जोड़े जा सकेंगे? तो सरेदस्त अगर गिविंग सर्कमस्टांसिस को देखा जाए तो इमरान खान साहब की वापसी इतनी मुमकिन नहीं है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कत्ल का केस भी लग जाता है इमरान खान साहब के ऊपर, एक कत्ल की FIR भी दर्ज हो जाती है और फिर इमरान खान साहब को इस मामले में भी मुलव्वस समझा जाता है और इस मामले में भी कार्रवाई हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब कहाँ स्टैंड करेंगे? तो आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर तुलू हो रहे हैं।